नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने बुधवार 9 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर बुलाए गए विपक्ष के बिहार बंद पर सवाल उठाया। पार्टी ने पूछा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तय है तो फिर सड़क पर उतरने का क्या मतलब है। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इन लोगों को तय करना होगा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है या सड़कों पर आंदोलन करना है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई होनी है तो एक दिन पहले सड़कों पर क्यों? क्या ये कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश है? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि विपक्ष वोटर लिस्ट की जांच और सुधार के खिलाफ क्यों है। क्या वो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम बने रहें जिनका वहां नाम नहीं होना चाहिए, जैसे घुसपैठिए? क्या ये सच नहीं है कि कभी कभी रोहिंग्या जैसे लोग भी गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेते हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर काम ईमानदारी से हो रहा है तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि विपक्ष जानता है कि वो बिहार चुनाव नहीं जीत पाएगा, जैसे वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली हार चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को बिहार बंद को हार का डर बताया। उन्होंने कहा कि संदेश साफ है, ये नेता चाहते हैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाए ताकि जो लोग अवैध रूप से वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं उनका फायदा उठाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि विपक्ष जानता है कि वो बिहार चुनाव नहीं जीत पाएगा, जैसे वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हार चुके हैं। वोटर लिस्ट विवाद के खिलाफ बिहार बंद के दौरान पटना में विपक्षी नेताओं को सुनने के लिए बुधवार को लोग उमड़ पड़े। भारत का चुनाव आयोग सभी नेताओं के निशाने पर रहा, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने करारी चोट की। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों में जैसा मतदान में हेराफेरी का पैटर्न देखने को मिला, वही कोशिश अब बिहार में की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़कर वोटों की चोरी की गई और सभी नए वोट बीजेपी को गए। आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के मनेर में टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। राज्य भर में रोकी गई ट्रेनों में श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस भी शामिल रही। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन के विरोध में विपक्ष ने बुधवार को बिहार बंद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित विपक्ष के अन्य नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान एक घटना और देखने को मिली। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी पर सवार हुए, उनके बाद कन्हैया कुमार और सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलने लगे। सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी के नीचे ही खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें पूछा नहीं और राहुल गांधी गाड़ी पर चढ़ गए। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का गाड़ी से उतारने का वीडियो बीजेपी वाले आगे बढ़ा रहे हैं और चुनाव से पहले उनसे संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और उसकी वेबसाइट इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी नेता और विधायक शलमणि त्रिपाठी ने कहा है कि सोच अलग है, पर जेएनयू की छात्र राजनीति से निकल कर आए कन्हैया कुमार को राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर चढ़ने से जिस प्रकार बुरी तरह अपमानित कर खदेड़ा गया, वो बेहद कष्टदायक है। पप्पू यादव की तरह ही कन्हैया कुमार से भी बहुत संवेदना है। बिहार बंद में आरजेडी के नेता केदार प्रसाद यादव ने विरोध प्रदर्शन को एक अलग ही रंग दे दिया। दरअसल वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतरे केदार यादव चादर तकिया लेकर एनएच पर सो गए और साथ ही भैंस भी बांध ली। हालांकि उनके इस अंदाज ने प्रदर्शन को ड्रामा और सोशल मीडिया हेडलाइन दोनों में बदल दिया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान केदार यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट से कराया जाए जो लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। दरअसल वैशाली जिले के भगवानपुर में महागठबंधन के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को टायर जलाकर पूरी तरह जाम कर दिया। वहीं इस जाम के बीच केदार यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विरोध जताया। केदार यादव ने सड़क पर चादर और तकिया फैलाया और फिर वहीं पर लेट भी गए। इस तरह भैंस को बांधकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाए जाने का आरोप लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता हन्नान मोल्ला ने बुधवार को कहा कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश के खिलाफ राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि जैसे पूरे देश में ट्रेड यूनियन बंद, किसान बंद होता है, वैसे ही बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने यह खास बंद बुलाया है ताकि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के मताधिकार को छीने जाने की साजिश का विरोध किया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार के वोटरों ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना बेहद जरूरी है। पटना में बूथ स्तर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की भागीदारी के चलते अब तक 57% से ज्यादा फॉर्म इकट्ठा किए जा चुके हैं, जबकि इस प्रक्रिया के लिए अभी भी 16 दिन बाकी हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग भारत के हर वोटर के साथ है और रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र को मजबूत करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में 8 अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका दायर करने वालों में शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, सलीम खान, सिफा उर रहमान, अतहर खान और मीरान हैदर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अशांति फैलाने की साजिश रची थी, जिसके कारण फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं का दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे मात्र दंगा नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक हमला था। तुषार मेहता ने कहा कि इसका मकसद वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करना था, क्योंकि उसकी तारीख तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान चुनी गई थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जेल में रहने की बात पर विचार किया जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब आप देश की राजधानी में हिंसा फैलाना चाहते हैं। शर्जील इमाम के भाषणों और उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा के खिलाफ गवाहों के बयानों पर जोर देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा भड़काने की एक सुनियोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि अब कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी जेल में है। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बुद्धिजीवी क्या कर रहे थे। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक दुखद हादसे में 4 दशक पुराने गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके कारण कई वाहन माहीसागर नदी में जा गिरे। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस जर्जर पुल की कई बार शिकायत की गई थी। बता दें, गुजरात में विकास के बड़े बड़े दावे कई दशक से किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाइयां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ज्यादा समय नहीं बीता है जब मोरबी में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पुल हादसे के मृतकों के परिवार और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद देगी। इसके अलावा दुर्घटना में घायल हर व्यक्ति को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी और घायलों के इलाज की सभी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि दोनों पायलटों की मौत हो गई है। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के नवीनीकरण का मामला फिलहाल खटाई में पड़ गया है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को राज निवास मार्ग बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया था, जिसके रेनोवेशन पर करीब 60 लाख रुपए खर्च होने थे। इसको लेकर PWD की ओर से जारी निविदा को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में जारी निविदा में मुख्यमंत्री को आवंटित बंगला नंबर 1 में 9.3 लाख रुपए में 5 टीवी लगाने की बात कही गई थी, जबकि 7.7 लाख रुपए में 14 AC लगाने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 14 CCTV कैमरे भी लगाए जाने थे, जिसकी कीमत 5.74 लाख रुपए निर्धारित थी। इसके अलावा 2 लाख का UPS सिस्टम भी लगाया जाना निविदा में निर्धारित राशि का हिस्सा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को कई चरणों में निशाना बनाया और 728 ड्रोन और 13 क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की और कहा यह ठीक उस समय पर हुआ है जब शांति स्थापित करने और संघर्ष विराम हासिल करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन केवल रूस ही है जो लगातार इन सभी प्रयासों को ठुकरा रहा है। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि आप सच जानना चाहते हैं तो वो यानी कि पुतिन हमसे हमेशा बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन वो सब बेकार साबित होता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम इस पर काफ़ी शांत हैं। ट्रंप का बोलने का तरीका आमतौर पर काफ़ी कठोर होता है और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है जब ट्रंप अपने लग्जरी हाउस मारे लागो में धूप सेक रहे हों, उसी समय उन्हें गोली लग जाए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब वो पेट के बल में धूप में लेटते हों तब एक छोटा सा ड्रोन उन पर हमला कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। बता दें कि लारिजानी को आयतुल्ला खामेनेई का करीबी माना जाता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब ब्लड पैक्ट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आया है जो खामेनेई का अपमान करने वालों और उनकी जान के खतरे को डालने वालों के खिलाफ बदले के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.